स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, रोज की तरह आज हम हमारी चर्चा कंटिन्यू करते हैं साइंस की डिस्कशन की। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का NCERT साइंस का सीरीज चल रहा है, जहां पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम आपके साथ 6th, 7th और 8th की NCERT कंप्लीटली चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करें। उसके बाद 9th और 10th में हम लोग थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी करेंगे। एडवांस फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मोस्टली जेई और नेट के लिए जरूरी है, उसको हम लोग थोड़ा सा कट डाउन करेंगे क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन चल रही है। 11th और 12th की तो हम लोग प्योरली बायोलॉजी के ऊपर डिस्कशन जरूर करेंगे। और आप जानते हैं कि यहाँ पे 6th का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यू कैन सिंपली सर्च फॉर राहुल साई 222, जहां पे आपको इस प्लेलिस्ट के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा 7th की डिस्कशन हमारी चल रही है। आप जानते हैं कि 7th की NCERT का बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने बात की थी एसिड्स के बारे में, तेजाब के बारे में, बेसिस अल्कलाइन कंपाउंड्स के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, राइट। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात की थी क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, यानी कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए यह सुनहरा मौका है कि स्टडी IQ का कंप्लीट हिंदी बैच शुरू हो रहा है जल्द ही 14 फरवरी से, यानी कि कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए टू एनरोल दिस पर्टिकुलर कोर्स। यहाँ पे कंटेंट आपका जो भी प्रेजेंटेशन रहेगा, आपका जो क्रक्स रहेगा, जो भी आपको नोट्स मिलेंगी, जो भी टीचिंग होगी, कंप्लीटली हिंदी में होगी। हिंदी में आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, मेंस का कवर करा दीजिएगा। मैं तो कहूँगा आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप है, ग्रुप मेंटरशिप है, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। तो जल्द से जल्द एनरोल करें। 14 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही है, शाम में 6 बजे क्लासेस स्टार्ट होंगी। सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए डू यूज माय कोड राहुल लाइव। मेरा कोड इस्तेमाल करें राहुल लाइव। चेकआउट करते समय हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, कोर्स को सेलेक्ट कीजिएगा, जस्ट पुट इन राहुल लाइव, आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारी चर्चा होने वाली है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, यानी कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग इतने सारे चेंजेस देखते रहते हैं, जैसे आपने देखा कि खाना बना रहे हो, आपने गैस जलाया, तो गैस जलना है क्या, किस तरह का परिवर्तन है। आपने अपना चाय बनाने के लिए अपना जो भी पतीला होता है उसको रख दिया गैस के ऊपर, अंदर आपने पानी मिला दिया, दूध मिला दिया, चाय की पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, चाय बन गई। किस तरह का परिवर्तन हुआ, है ना। तो यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग बहुत सारे फिजिकल चेंजेस और बहुत सारे केमिकल चेंजेस को देखते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल चेंजेस की क्या प्रॉपर्टी होती है और रासायनिक चेंजेस यानी कि केमिकल चेंजेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में बात करने वाले। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फिजिकल चेंज का। पहले फिजिकल के बारे में बात करेंगे, यानी कि भौतिक परिवर्तन के बारे में, फिर रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है आपके सामने, ये है पेपर। अब यहाँ पे बताया गया पेपर है। अभी जो पेपर है, पेपर को कट कर दिया गया। पहले फुल पेपर था, फुल पेपर को कट कर दिया, इसमें एक कट लगाया, यहाँ पे कट लगाया, इन दोनों के बीच में कट लगा, पेपर तो कट गया। ठीक है, पेपर कट गया। अब ये किस तरह का परिवर्तन है? क्या पेपर में कुछ रासायनिक बदलाव हुआ है? नहीं, पेपर में एक भौतिक परिवर्तन जरूर हुआ है। जब भी फिजिकल चेंज होता है, यानी कि उसका शेप हो गया, उसका साइज हो गया, उसका आकार, उसका रंग, या फिर कोई चीज उसमें बदलाव होगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखो, इस पेपर की केमिकल कंपोजिशन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। अगर मुझे इस पेपर को फिर से बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा पेपर फिर से पानी में मिला दूंगा, पिघला दूंगा और फिर से रोल कर देंगे, तो एक पेपर बना सकते हैं, है ना। फिजिकल चेंज हुआ ये, यानी कि भौतिक परिवर्तन। तो जब भी हम लोग फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं, फिजिकल चेंजेस में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसकी जो भौतिक प्रॉपर्टीज है वो बदलती है। जैसे कि उसका आकार हो गया, शेप साइज हो गया, या फिर उसका रंग बदल जाएगा। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होगा। केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिजिकल बदलाव, फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या हुआ? जैसे कि आइस पिघल गई,
बर्फ है, बर्फ पिघल गई। या फिर ये जो कैन है, जो आप थम्स अप पीते हो, पेप्सी पीते हो, कैन पिया, कैन को क्रश कर दिया, वापस इसको हम लोग रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पानी अपने बॉईल कर दिया, पानी बॉईल कर दिया, गैस से स्टीम हो गया, वापस अगर कंडेंस करेंगे तो पानी बन जाएगा। या फिर आपने देखा कि आपने चीनी को पानी में घोल दिया, क्या उस चीनी को आप वापस ला सकते हो? आपने नमक को पानी में घोल दिया, क्या आप वापस नमक को ला सकते हो? बिल्कुल, वी कैन ब्रिंग इट बैक, राइट। जैसे वुड, अब देखिए वुड चॉप किया आपने, यानी कि आपने लकड़ी को काटा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे एक फिजिकल परिवर्तन जरूर हुआ कि लकड़ी का आकार बदल गया, लेकिन लकड़ी के कॉम्पोजिशन में, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं आया। अब जैसे पेपर को काट दिया, पेपर श्रेड कर दिया, पेपर काट दिया, ये भी एग्जाम्पल्स है। तो आपको समझना ये है कि फिजिकल चेंज में, यानी कि भौतिक परिवर्तन जब भी होता है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन में बदलाव नहीं होता है। और जनरली आपको ध्यान रखना है, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑलराइट, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग चीजों को रिवर्स कर सकते। जैसे पेपर, आपने पेपर कट गया, पेपर को काट दिया, लेकिन उस पेपर को वापस मैं बना सकता हूं क्योंकि उसी केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आया है, तो मैं पेपर बाद में बना सकता हूं। जैसे आइस हो गया, अब पानी से आइस बना, आइस से पानी बना, तो मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, रिवर्सिबल। और आपको ध्यान रखना है, जनरली, जब मैं टर्म लिखूंगा जनरली, तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस, कोई नया केमिकल नहीं फॉर्म होता है, इसीलिए फिजिकल चेंज कहा जाता है। अब यहां पे जनरली बहुत जरूरी है। अगर मैं एक सिंपल एमसीक्यू आपके लिए बना दूं, जैसे एमसीक्यू अगर मैं सेट कर दूं कि all physical changes are reversible, सही होगा कि नहीं होगा? ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये एब्सोल्युटली गलत होगा। जनरली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे यहीं पे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अब ये लकड़ी काटने, अब ये लकड़ी को काट दिया, ये फिजिकल चेंज है, क्या ये रिवर्सिबल है? नहीं। लकड़ी को वापस जोड़ सकते क्या? नहीं, है ना। तो फिजिकल चेंजेस जनरली आर रिवर्सिबल, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिकल परिवर्तन हुआ है तो उसको हम लोग रिवर्सिबल कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंजेस का क्लासिक एग्जांपल क्या बनेगा? क्लासिक एग्जांपल बनेगा चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर, राइट। किसी भी चीज का स्टेट परिवर्तन होगा। फॉर एग्जांपल, अब पानी है, पानी को लिक्विड लो, H2। अब रूम टेम्परेचर पे आपने देखा कि ये जो H2 है, यानी कि पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में, लेकिन अगर इसी H2O को, इसी पानी को मैं टेम्परेचर धीरे धीरे कम कर दूं, समझ लीजिए फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में रख दिया मतलब क्या हो गया? आपने इसका टेम्परेचर नीचे गिरा दिया। अब आपने इसका टेम्परेचर नीचे गिरा दिया इस लेवल पे जहां पे वो फ्रीज होना शुरू, यानी कि बर्फ बनना शुरू हो गया, वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो वो आइस बन जाता है, यानी कि सॉलिड बन जाएगा। अब आपने देखा कि जो सॉलिड है, जो बर्फ है, वो भी H2O ही है, लेकिन हुआ क्या है, केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई। यही है फिजिकल चेंज। अब इसी बर्फ को जब मैं गर्म करूंगा, यानी कि इसी बर्फ में जब हीट एब्जॉर्प्शन होगी तो पिघलना शुरू हो जाएगा, इसको कहते हैं मेल्टिंग, यानी कि लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग। अब यही अगर आप लिक्विड लोगे, इसको गर्म करोगे, बॉईल करोगे, लिक्विड को गर्म करो, अब सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड हुआ, लिक्विड को भी गर्म किया, टेम्परेचर इसका और भी बढ़ाया, तो क्या हो गया? तो वेपर फॉर्म हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेपराइजेशन, या फिर कोलोक्वियली हम लोग क्या कहते हैं? इवोपरेशन, है ना। इवोपरेट हो गया। अब इवोपरेट हो गया मतलब क्या बना? गैस फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या है? वेपर बन गया। ये हम लोगों ने देखा कि भैया पानी धीरे धीरे इवोपरेट हो गया, वेपर फॉर्म, गैस फॉर्म में हुआ। इसी गैस फॉर्म में बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, जो हम लोगों ने पहले क्लासेस में एस्टैब्लिश कर लिया है। तो अब यहां पे धीरे धीरे पानी जमा हो गया, अब टेम्परेचर डाउन हुआ, सैचुरेशन हुआ, उसके बाद क्या हो गया? टेम्परेचर डाउन करने पे कंडेंसेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब लिक्विड टू गैस इवोपरेशन और वेपराइजेशन, और गैस टू लिक्विड वापस कंडेंसेशन, ये हम लोगों ने देखा। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल दिया था ड्यू का, ओस का, है ना, जो घास के ऊपर ओस आती है। क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि धीरे धीरे ड्यू जमा हो रहा है पेड़ों के पत्तों पे, क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सीधे सॉलिड से कोई चीज गैस में परिवर्तन हो जाती है, ऑल्दो पानी के साथ भी होता है, यानी कि बर्फ के साथ भी होता है, लेकिन बर्फ में आपने उतना ज्यादा स्तर पे देखा नहीं होगा। लेकिन एक क्लासिक एग्जांपल होगा किसी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में होना, जिसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। एक एग्जांपल में क्या दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पूजा में, जैसे आपने देखा होगा कपूर जलाते हैं, कर्पूर, कर्पूर हम लोग कहते हैं मराठी में कर्पूर, या फिर कपूर, कैम्फर जिसको कहते हैं कैम्फर,
CAMPHOR, कैम्फर टैबलेट्स, कैम्फर बॉल्स आपको मिलते हैं छोटी छोटी, पूजा में जो लगाते, पूजा अर्चना करते समय। जब आप उसको जला दोगे तो धीरे डायरेक्टली गैस हो गया। लेकिन एक काम करना, उस जो कपूर की बॉल्स होती है ना, कैम्फर बॉल्स, उसको बस रूम में रख देना खुला, बॉक्स में नहीं, बॉक्स में बंद करके नहीं रखना, इसीलिए हमेशा वो बॉक्स में बंद होते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें हवा को एक्सपोज कर दो तो आप देखोगे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो गायब हो जाएगा। अब गायब कहाँ हुआ? ना उसने लिक्विड सबूत छोड़ा ना कुछ छोड़ा, डायरेक्टली सब्लिमेशन होकर गैस बन के चला गया। आजकल ये काफी फेमस हो चुका है। जैसे मैंने देखा है कि आजकल कारों के अंदर जो कार फ्रेशनर जो हो रहे हैं ना, वो कैम्फर बेस्ड हो रहे हैं। मैंने कई सारे जगह पे ऑब्जर्व किया, कैम्फर कार फ्रेशनर, या फिर जो आपका जैसे रूम फ्रेशनर होता है, फिर बाथरूम फ्रेशनर होता है जिसमें ओडोनिल होता है ना, ओडोनिल की सोप होती है, आपने देखा होगा। तो उस ओडोनिल की सोप में 2 होल मार के आप बाथरूम में रख दो, 1 महीने बाद देखा कि उड़ गया। क्या हो गया? ना लिक्विड हुआ, कुछ नहीं, सीधे सॉलिड से गैस। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर सीधे गैस से वो सॉलिड बन रहा है, इसको कहते हैं डिपोजिशन। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो भी एस्पिरेंट्स है वो इन टर्म्स को समझ ले। इवोपरेशन, कंडेंसेशन, स्पेशली ये तो आसान है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग आसान है, लेकिन यहां पे कई बार मैंने देखा है कि बहुत ही सिली से मिस्टेक कर देते हैं। इवोपरेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, कंफ्यूजन नहीं होना है। यानी कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस हुआ सब्लिमेशन, गैस से डायरेक्टली सॉलिड हुआ, इसको कहते हैं डिपोजिशन। बिना लिक्विड हुए डायरेक्टली डिपोजिट हुआ, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोगों ने देखा है फिजिकल चेंज यहां पे भी होती है। जैसे आपने क्या किया, किसी चीज में घोल दिया, फॉर एग्जांपल पानी लिया, पानी में चीनी मिलाओ, पानी लो, पानी में नमक मिलाओ, या फिर किसी चीज के अंदर आपने देखा, अब जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट आप देख सकते हो, कॉपर सल्फेट आपने लिया, किसी एसिड में डिजॉल्व किया, कहीं पे डिजॉल्व किया, हीट किया, और बाद में आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग नमक कैसे निकालते हैं, समंदर से नमक हम लोग कैसे निकालते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट है। समंदर में सॉल्ट है तो उसको एवापोरेट करो, नीचे में सॉल्ट छोड़ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि पानी पूरा हटा दो, आपको सॉलिड मिल जाएगा। ये भी हुआ आपका केवल फिजिकल चेंज, यानी कि पानी के अंदर केवल उसने डिसॉल्व किया, पानी के साथ उसने रिएक्ट नहीं किया, इट डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि केमिकल कंपोजिशन नहीं बदली। इसीलिए पानी एक ऐसा पोलर मॉलिक्यूल है जो बहुत सारी चीजों को घोल सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, खुद के अंदर मिला सकता है। लेकिन जैसे आप उसमें से पानी को हटा दो तो आपका सॉल्यूट बच जाएगा, सॉल्यूट आपका बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दिया गया है, नमक का एग्जांपल दे दो, चीनी का एग्जांपल दे दो, बहुत सारी चीजें, वो भी आपका फिजिकल चेंज हुआ। एनीथिंग डिसॉल्विंग इन वाटर, डिसोल्यूशन, ये आपका केमिकल चेंज नहीं है, यहां पे केवल डिसॉल्व हुआ है। वापस हम लोग चाहे तो उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिपोजिशन और क्रिस्टलाइजेशन में भी किसी चीज को डिसॉल्व किया, वापस हम लोगों ने इसको क्रिस्टलाइज कर। तो ये सारी चीजें हुई फिजिकल, यानी कि भौतिक परिवर्तन। सबसे इंटरेस्टिंग है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज हमारी रोजमर्रा की लाइफ में सबसे कॉमनेस्ट जो रासायनिक बदलाव हम लोगों ने देखा है, रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने देखा है, इसको कहते हैं जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे को जंग लग जाता है, उसको कहते हैं रस्टिंग, रस्ट। ये एग्जाम्पल है आपका। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, जैसे कुर्सी है, चेयर है, दरवाजे के जो हैंडल्स है, बहुत सारी चीजों पे जंग लग जाता है। जंग लग जाता है मतलब उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन मटेरियल बन जाता है, आपने देखा होगा, है ना, रस्टिंग। अब ये हो क्या रहा है, यहां पे एक केमिकल परिवर्तन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और जब भी हम लोग केमिकल चेंज की बात करते हैं, केमिकल चेंज में देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन हुआ मतलब क्या है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कोई नई चीज फॉर्म हो रही है। और यहां पे जब नई चीज फॉर्म हो रही है, शायद हो सकता है कि कोई भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट डजंट मैटर, लेकिन कोई नया सब्सटेंस हो रहा है, कोई केमिकल चेंज हो रहा है। और केमिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल। जब केमिकल चेंजेस हुई तो ये इरिवर्सिबल होती है। अब मैं कह रहा हूं केमिकल चेंज, लेकिन आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या फिर आगे वाली हम लोग केमिस्ट्री में बात करेंगे कि जनरली केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक, केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल परिवर्तन मतलब केमिकल पर, जैसे अब समझ लो दूध से दही हो गया, क्या हम लोग दही से वापस दूध कर सकते हैं? नहीं, राइट। लेकिन हम लोग हमारी जो केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि कुछ इस तरह के
इंडिकेशन लिखते हैं कि भैया ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है। तो कई सारे केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल भी होते हैं, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी केमिकल चेंजेस आर जनरली परमानेंट, लेकिन एक्सेप्शन आप निकाल सकते हो, केमिकल रिएक्शंस है यहाँ पे। जैसे केमिकल चेंज में क्या होता है कि भैया आपका फूड डाइजेस्ट हो जाना, लकड़ी को काटना फिजिकल चेंज है, लेकिन लकड़ी को जलाना ये क्या है, लकड़ी को जलाना दिस इज योर केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल फल आपका सड़ गया है, आपने बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर दिया, जंग लगना, ये सारी चीजें आपकी केमिकल चेंजेस है। तो केमिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में ये भी जरूर पढ़ते हैं कि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं जहां पे इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है दोनों चीजों में, ठीक है। अब यहां पे हम लोग केमिकल चेंजेस की जब बात करते हैं तो केमिकल चेंजेस जनरली थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक रिएक्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, अगर आप सिंपल एक मैग्नीशियम का तार लो और उसको जलाओ या फिर उसको थोड़ा सा हीट दो, तो इमीडिएटली जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइट बर्निंग कलर्स आपको देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। या फिर कुछ चेंजेस हो जाएगी, जैसे आप यहां पे देख सकते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसका कलर है ब्लू। अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप आयन मिला दो, यानी कि लोहे की कोई चीज डाल दो, तो लोहा रिएक्ट करेगा सल्फेट आयन के साथ और आपका यहाँ पे आयन सल्फेट, फेरस सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे, इसका कलर होगा ग्रीनिश। तो आपने देखा यार केमिकल चेंज हो गया यहाँ पे। तो केमिकल चेंज जब भी होता है, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वहां पे आप देखोगे या तो हीट रिलीज हो जाएगी, या तो हीट अब्सॉर्ब हो जाएगा, या तो लाइट दिख जाएगी आपको, लाइट आएगी, हीट अब्सॉर्प्शन लाइट आएगी, या फिर किसी तरह का साउंड आएगा, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, हिसिंग हो रहा है, किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, या फिर किसी तरह का स्मेल आएगा, कोई गैस रिलीज हो रहा है, सम गैस में बी फॉर्म, सम कलर में बी चेंज। सो केमिकल चेंजेस आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद फिजिकल चेंजेस आल्सो, यानी कि आप यहां पे देख सकते हो कुछ हीट, लाइट एटसेट्रा ये चीजें हो रही है। तो केमिकल चेंज में ये सारी चीजें होती है, राइट, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब यहां पे स्पेसिफिकली रस्टिंग को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया गया यहाँ पे कि जंग लगना क्या होता है, क्योंकि रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग इतना सारा देखते हैं रस्टिंग होता क्या है। रस्टिंग में आप देखो, रस्टिंग किस पर्टिकुलर धातु के साथ होता है, इट हैपेंस विद आयन, लोहे के साथ होता है। तो लोहा यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। जब भी हम लोग कहते हैं लोहा, जब आप एक नया लोहा ले आओ या फिर नया आयन आप खरीदो, आयन रॉड एक खरीदो, तो वो आयन रॉड चमकती भी रहती है, राइट, आयन रॉड। आप देखोगे उसको थोड़े दिन आप घर के बाहर रख दो, राइट, या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दो, घर के बाहर रख दो, तो 2-4 दिनों में उसके ऊपर एक लाल सी परत बन जाती है। वो लाल सी परत क्या है, वो लाल सी परत है जंग की परत, जिसको कहते हैं हम लोग रस्ट। अब ये रस्ट क्या है, रस्ट मटेरियल इज बेसिकली आयरन ऑक्साइड, राइट, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड Fe2O3। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लोहा है ये ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, पानी के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा सर ये पानी कहां से आया, पानी तो मैंने भी नहीं डाला, सिंपली मैंने बाहर रखा हुआ था, लेकिन एटमॉस्फेयर में, हवा में मॉइस्चर है, तो वो मॉइस्चर रिएक्ट करेगा। तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, लोहे के साथ रिएक्ट करेगा और जंग बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये किन किन चीजों के ऊपर निर्भर है। अगर किसी चीज को जंग लगता है तो किस रेट पे वो रस्ट हो रहा है, या फिर जंग लगना है तो क्या क्या चाहिए, आपको ध्यान रखना है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट करोजन, जब मैं कहूंगा रस्टिंग या फिर करोजन इंटरचेंजेबली हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो रस्टिंग किस पे डिपेंड करता है, करोजन किस पे डिपेंड करता है, किस तरह का मटीरियल है, जैसे क्या है उसकी पोजिशन, क्या है उसकी पोजीशन गैल्वेनिक सीरीज में, कितना प्योर वो मेटल है, किस तरह का उसका सरफेस है। जैसे समझ लीजिए अगर किसी मेटल का सरफेस, किसी धातु का सरफेस अगर बहुत ही पॉलिश्ड रहा तो धीरे धीरे रस्टिंग होगी, लेकिन अगर रफ सरफेस हुआ तो रस्टिंग बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सबस्ट्रेट उसको मिल जाएगा। इसके अलावा करोजन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जैसे यहाँ पे Fe2O3 बन रहा है, करोजन प्रोडक्ट के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। इसके अलावा आपका टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, पीएच के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैसे होता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, जैसे मैं अगर सिंपल एमसीक्यू बना दो आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रस्टिंग। पहले स्टेटमेंट में दे दिया मैंने कि इन द नॉर्मल वेल वाटर या फिर रिवर वाटर रस्टिंग इज हायर, रिवर वाटर में रस्टिंग इज हायर देन ओशन वाटर। स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, थोड़ा सा सोचिएगा जरूर।
अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन विंटर विंटर यानी कि ठंड में रस्टिंग कम होती है गर्मी के कंपैरिजन में, सही होगा कि गलत होगा? थोड़ा सा सोचिएगा। डिड यू अराइव एट द आंसर? और स्टेटमेंट 1 2 है और आपको बताना है कौन से करेक्ट है कौन से गलत है। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, नेदर 1 और 2। क्या जवाब है? थोड़ा सोचा आपने? तो इसको समझते हैं, चलिए इसको समझते हैं कैसे। देखिए, जब भी हम लोग जंग की बात करते हैं आयन की, तो आपको समझना है अगर आयन प्योर रहा, एकदम प्योर लोहा है, तो उसके अंदर जंग कम होता है। इसको नोट करना है। अगर प्योर आयन है तो इट रस्ट स्लोली, लेकिन अगर आयन के अंदर आपकी इंप्यूरिटीज है, अगर दूसरे मेटल्स इसमें मिक्स्ड है, तो इसकी रस्टिंग ज्यादा होगी। प्योर आयन की रस्टिंग कम होती है, मिक्सचर ऑफ अदर मेटल्स उससे रस्टिंग आपकी ज्यादा बढ़ती है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी मतलब हवा के अंदर कितना पानी है। अब इसलिए मैंने आपको पूछा था कि भैया गर्मियों में आपको लगता है कि गर्मियों में हवा में पानी ज्यादा होता है कि कम होता है? हवा में पानी ज्यादा होता है, यानी कि जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पे रस्टिंग ज्यादा होगी। ठंड में, विंटर में ड्राई एयर होती है, यानी कि हवा में उतना ज्यादा आपको पानी नहीं मिलेगा, इसीलिए विंटर में रस्टिंग कम होती है, समर में ज्यादा होगी। कॉमन सेंस लॉजिक लगाना है आपको कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज मोर इन ह्यूमिड कंडीशंस। जितना ज्यादा आप पानी के कंडीशन को, जैसे अगर बारिश हुई है, मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा पानी है आपके हवा में, तो रस्टिंग ज्यादा होगी। वैसे ही पीएच, अब पीएच मतलब एसिडिक या बेसिक। पीएच आपको पता है, पीएच स्केल मैंने आपको बताया था 1 to 14 रन होता है, और 7 का मतलब है न्यूट्रल। इसका मतलब है अगर पीएच लोअर हो, मतलब अगर पीएच लोअर द पीएच कॉमा हायर द करोजन, यानी कि एसिडिक मीडियम में करोजन ज्यादा होता है, बेसिक मीडियम में करोजन कम होता है। इसके अलावा टेम्परेचर, अब टेम्परेचर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर और जंग लगना, टेम्परेचर और रस्टिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो जंग ज्यादा लगता जाता है। यानी कि सिंपल है, एक थंब रूल है कि करोजन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे 10 डिग्री सेल्सियस। एक कॉमन रूल है, इसको ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ेगा रस्टिंग बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन सबस्ट्रेट रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर रेट ऑफ करोजन, और साथ ही साथ सबस्ट्रेट भी ज्यादा होता जाएगा। वैसे ही ओशन वाटर यानी कि सॉल्ट, अब ओशन वाटर में क्या होता है? नमक होता है, सॉल्ट, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट है। अब सॉल्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा? ओशन वाटर में क्योंकि सॉल्ट उसमें बहुत ज्यादा है, सॉल्ट वाटर रस्टिंग ज्यादा करता है। ये आपने देखा भी होगा अगर आपने इसको ऑब्जर्व नहीं किया तो अगली बार जब भी आप किसी बीच वगैरह पे जाओ ना, तो बीच पे देखना, नॉर्मली बीच पे जाके देखोगे तो वहां पे अगर कोई भी लोहे की चीज है उसके ऊपर जंग देखना, उसके ऊपर रस्ट देखना, एक्सटेंसिव रस्टिंग हुई होती है। ठीक है, तो ओशन वाटर की वजह से ज्यादा रस्टिंग होगी, और नॉर्मल वाटर जैसे हमारे जो कुएं का पानी होता है या फिर आपका रिवर का वाटर है, नदी का पानी है, वहां पे आपको जंग कम होगी इन कंपैरिजन टू ओशन वाटर। ठीक है, अब हम समझ चुके हैं सर जंग लगना क्या है, एक केमिकल परिवर्तन है, बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है हम समझ चुके हैं। इसके अलावा अब मुझे ये समझना है कि जंग लगना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। तो कॉमन सेंस बता रहे रस्टिंग ऑफ आयरन इज बैड। क्यों? अरे रस्टिंग, जंग लगना लोहे को खोखला कर देता है, उसको कमजोर कर देता है, ये तो आपको पता है। तो मैं इसको रोक कैसे सकता हूं? हाउ कैन आई स्टॉप इट? कि मुझे इस लोहे को प्रोटेक्ट करना है, तो क्या करना है? आपने देखा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पानी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो भैया इससे उसको प्रोटेक्ट करो, यानी कि डायरेक्टली पानी से उसको दूर रखो, डायरेक्टली ऑक्सीजन से उसको दूर रखो। सिंपल लॉजिक है। इसका मतलब क्या है? लोहे के ऊपर एक परत बना सकते हैं। लोहे के ऊपर किस चीज की परत बना सकते हैं? किसी भी चीज, पेंट अप्लाई कीजिएगा आप, या फिर दूसरे मेटल जो करोड नहीं होते, जैसे कि क्रोमियम हो गया, फिर जिंक हो गया। आपने देखा होगा स्टील जो हम लोग कहते हैं, स्टील में क्रोमियम होता है, या फिर आपने जो गाड़ी में देखा होगा, गाड़ियों पे जो मडगार्ड बना होता है, मडगार्ड एकदम शाइनी होता है, या फिर जो पुराने वाले, आजकल तो एलॉय व्हील आ रहे हैं, जो पहले स्टील वाले या फिर स्टील वाले जो रिम्स आया करते थे गाड़ी के, उसके अंदर देखा एकदम चमकते थे। जो तारे, वो जो कनेक्टिंग वायर्स होते थे वो भी चमकते थे, और पूरा रिम भी चमकता था। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग गैल्वनाइज करते थे, गैल्वनाइज। तो गैल्वनाइजेशन क्या है? गैल्वनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग स्टील और आयरन विथ जिंक। आई एम रिपीटिंग, गैल्वनाइजेशन का मतलब है जिंक से कोट करना, जिंक से कोट करना।
ठीक है। तो इसीलिए स्पेलिंग अब गैल्वेनाइजेशन में Z आएगा, तो गैल्वेनाइजेशन जिंक, इस तरह से कुछ अब याद कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने कोटिंग तो कर दी, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं? जैसे एक तो भैया अगर मुझे करोजन रोकना है तो लोहे का कुछ प्रॉपर्टी बदल देता हूं, जैसे लोहे की प्रॉपर्टी बदल दीजिए, जैसे डिजाइन में इंप्रूवमेंट कर दीजिएगा, या फिर कुछ कंपोजिशन चेंजेस इन कंपोजिशन कर दीजिए, जैसे कि स्टेनलेस स्टील बना सकता हूं। अब स्टेनलेस स्टील आपने देखो, जो बर्तन हमारे घर पे होते हैं वो होते हैं स्टेनलेस स्टील के। अब स्टील क्या है? प्रिडोमिनेंटली स्टील तो लोहा ही है, आप जानते हो लोहा ही है, लेकिन इस लोहे में कुछ और भी चीजें मिलाई गई हैं, जैसे कि क्रोमियम को मिलाया गया है, कार्बन को मिलाया गया है, निकल को मिलाया गया है, मैंगनीज को मिलाया गया है, ताकि ताकि इसके अंदर करोजन या फिर रस्टिंग ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं उन पे जंग नहीं लगता है, उन पे जंग नहीं लग। अब अगर जंग लग रहा है तो वो लो क्वालिटी स्टेनलेस स्टील होगा, अगर हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील है, हाई स्टील है, तो आपको वहां पे रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि इन सारी चीजों में की मिलावट की गई है। तो पहले क्या कर सकते हो आप? अपना डिजाइन में इंप्रूवमेंट कीजिएगा, मेटल की कंपोजिशन को बदले, जैसे अलॉय बनाए है ना, अगर स्ट्रेसेस है उसको हटा दे, या फिर आप उसका एनवायरनमेंट बदले। आप एनवायरनमेंट कैसे बदल सकते हैं? एनवायरनमेंट कैसे बदल सकते हैं कि भैया ऑक्सीजन कम कर दो, ऑक्सीजन से उसको दूर रखना, मॉइस्चर से उसको दूर रखना, है ना, तो हो गया। इसके अलावा कोटिंग कर दो, सिंपल है, सबसे बेस्ट है, चेंज इन एनवायरनमेंट कोटिंग। अब कोटिंग कैसे करोगे? पेंट लगा दो, पेंट लगा दो, या फिर गैल्वेनाइज कर दो, जिंक लगा दो उसके ऊपर, जिंक की कोटिंग मार दो, क्रोमियम की कोटिंग मार दो, तो रस्ट नहीं होगा। या फिर आप कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए भी जा सकते हो। कैथोडिक प्रोटेक्शन, अब ये कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है? जनरली हम कैथोडिक प्रोटेक्शन देखते हैं जैसे ओशन वाटर में। आपने देखा होगा एक बड़ी सी शिप है, आपने देखा होगा एक बड़ी सी शिप है, राइट, पार्डन माय ड्राइंग, शिप है, अब ये पानी है, राइट, पानी है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे हम लोग कैथोडिक प्रोटेक्शन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एक सिंपल सेल में क्या होता है? आपने देखा होगा कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं? इस एनोड को हम लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं। क्यों? टू प्रोटेक्ट कैथोड, टू प्रोटेक्ट कैथोड। इसका मतलब है कैथोडिक प्रोटेक्शन, एनोड को सैक्रिफाइस कर दे टू प्रोटेक्ट कैथोड, इसको कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। और मोस्टली कैथोडिक प्रोटेक्शन हम लोग यूज करते हैं आयन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक छोटा सा सर्किट बना देंगे, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पानी की बॉडी से बहुत बार होता है, या फिर पाइपलाइन जो होती है ना, पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन को हम लोग ऐसे करते हैं, स्पेशली अंडरग्राउंड पाइपलाइन हो, या तो अंडर सी पाइपलाइन हो, पानी के नीचे पाइपलाइन हो, अंडरग्राउंड पाइपलाइन हो, या फिर आपकी बड़ी बड़ी जो मेटल बेस्ड शिप्स होती है, वहां पे हम लोग छोटा सा सर्किट बना देते हैं, जहां पे जो लोहे की चीजें उसको हम लोग कैथोड बना देते हैं, और पानी के अंदर सर्किट कंप्लीट कर देंगे, पानी इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, दूसरी जो भी चीज है एनोड, वो सैक्रिफाइस होती रहती है। ठीक है, ये आपको नोट करना है, इसको कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो बहुत सारी चीजें, ऑल्दो आपको एनसीईआरटी में गैल्वेनाइजेशन मिलेगा, जैसे आप पेंट कर सकते हो, पेंट करो, ग्रीस लगाओ, एक लेयर बनाओ, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली उसकी सफाई करते रहो, रेगुलरली प्रिवेंट रस्टिंग, क्लीनिंग करते रहो, ऑक्सीजन से कांटेक्ट हटाओ, वाटर से कांटेक्ट हटाओ, सिंपल सॉल्यूशन। लेकिन इसकी जो आगे वाली चीज थी मैंने आपको ये बताया जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कभी कभार इस तरह के एमसीक्यू में भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ आवर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस डिस्कशन, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का ये डिस्कशन था। ठीक है, लेकिन जाने से पहले आपके दिमाग में एक और सवाल भी आ रहा होगा कि सर आपने बोला फिजिकल चेंज है, आपने बोला केमिकल चेंज है, क्या दोनों साथ में भी होते हैं? थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइएगा तो ऑफ कोर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है जहां पे दोनों साथ में होते हैं। अब सवाल ये उठ जाता है सर फिजिकल प्लस केमिकल चेंज कहां पे मिलता है? अरे देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत जगह पे आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों साथ में मिलते हैं। जैसे अब लकड़ी लो, जला दो, जहां पे भी बर्निंग हो रही है दैट इज नथिंग बट फिजिकल प्लस केमिकल चेंज। अब ये लकड़ी था फिजिकल फॉर्म कि क्या हुआ, ये राख बन गया, राख। जैसे अब कैंडल जलाई, अब कई लोगों को लगता है कैंडल जला दी मैंने, अब कई लोगों को लगता है जो कैंडल यानी कि वैक्स है, जो मोम है, वो पिघल जाती है। आपने देखा होगा मोम धीरे धीरे पिघल जाती है, ये जो कैंडल है नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, यानी कि मोम नीचे आ गई। लेकिन ये भी फिजिकल प्लस केमिकल परिवर्तन है, क्योंकि इस वैक्स में भी बदलाव होता है, और जो आपने बत्ती लगाई है, उस वैक्स में जो बत्ती लगाई है वो जलकर धीरे धीरे वैक्स में भी मिल जाती है। तो इसीलिए
ये कैंडल जलना भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का ही भाग, यानी कि फिजिकल केमिकल परिवर्तन साथ में चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये बहुत बार मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं सर फिजिकल चेंज बोला केमिकल चेंज, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोसेसेस है जहां पे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस आपको साथ में भी चलते हैं, ठीक, ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है, क्लियर? सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो अगले सेशन में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको कोई मैसेज है, कोई सजेशन है, फीडबैक है, एनीथिंग, इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो @rahulsai222। अगर आपको मैसेज करना है, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। I do respond on Saturdays and Sundays, right? Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।